नमस्कार। कभी सोचा है साहित्य कैसे जिंदगी की परतें खोलता है, खासकर जैसे जैसे हमारा ग्रामीण भारत बदल रहा है। आज हम एक ऐसे ही लेखक की दुनिया में चलेंगे जिनकी बातें, जिनकी कहानियां दिल और दिमाग दोनों को छू जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल चंद्र ठाकुर की। 1954 में बिहार में जन्मे और 2007 में उनका निधन हुआ। हिंदी और मैथिली साहित्य में उनका नाम बहुत अहम है और उनकी रचनाएं देखिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हाँ, और हमारे पास आज उनकी जिंदगी, उनके काम पर कुछ विश्लेषण, उनकी खास रचनाओं पर जानकारी और कुछ कुछ निजी किस्से और कविताएं भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें अनिल चंद्र ठाकुर का मुख्य योगदान क्या था, उनके विषय, उनकी भाषा और भारतीय साहित्य पर उनका असर कैसा रहा। बिल्कुल। ठाकुर जी के जड़ें, जैसा आपने कहा, बिहार के गांव में थीं और ये उनके लेखन पर साफ दिखता है ना? एकदम। कोशिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वो अधिकारी थे। सोचिए, बैंक की नौकरी के साथ साथ वो लिखते रहे। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, 1993-94 में उन्होंने सुबह नाम की एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली और उसका संपादन किया। हाथ से लिखी हुई पत्रिका, ये तो बड़ी बात है। जी, और उनकी एक और खासियत थी, वो कई भाषाओं में लिखते थे। हिंदी, मैथिली, अंगिका और अंग्रेजी में भी। अंगिका? हाँ, अंगिका। उनकी एक कृति है कच्छ, 1975 की। उसे अंगिका भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसी कृति ने अंगिका को एक मजबूत साहित्यिक पहचान दी। अंगिका ये भाषा कहाँ बोली जाती है? ये बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसके करीब करीब 1.5 करोड़ बोलने वाले हैं। मैथिली से इसका काफी जुड़ाव है और झारखंड में तो ये दूसरी आधिकारिक भाषा भी है। 1.5 करोड़, ये तो काफी लोग हैं। अच्छा, और हिंदी में उनका काम कैसा रहा? हिंदी में भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसे उपन्यास है एक घर सड़क पर, 1982 का। इसमें गांव के सामाजिक आर्थिक संघर्षों की बात है। फिर एक नाटक है एक और राम, 1981 का। इसमें रामायण को आज के समय के नजरिए से देखा गया है। और उनकी मृत्यु के बाद एक कहानी संग्रह आया, अनत कहाँ सुख पावे, 2007 में। वो भी काफी पढ़ा गया। और आपने मैथिली और अंग्रेजी का भी जिक्र किया था। जी हाँ, मैथिली में उनका उपन्यास है आब मानी जाओ, 2007 का। एक युवती के संघर्ष की कहानी है। इसे काफी सराहा गया। शीला दीक्षित जी ने इसका विमोचन किया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इसका नाटक भी खेला गया। वाह। और अंग्रेजी में? अंग्रेजी में उपन्यास था द पपेट्स, 1990 में आया। ये नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषयों पर है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छपा था। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे विषय, लेकिन अगर हम देखें तो उनके लेखन के केंद्र में क्या था? कौन से मुद्दे उन्हें ज्यादा खींचते थे? देखिए, मुख्य रूप से तो वो हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज थे। खासकर वो ग्रामीण लोग जो आजादी के इतने सालों बाद भी कहीं न कहीं शोषण का शिकार थे। वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं कहते, बल्कि दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था, कैसे हालात उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं। और फिर मानवीय रिश्ते, परिवार, बलिदान, मृत्यु का सामना, वर्ग संघर्ष, सम्मान की तलाश, ये सब विषय बार बार उनके लेखन में आते हैं। और वो शहर बनाम गांव वाला जो एक तनाव होता है, उनकी एक कहानी है हार गए पापा, उसमें शायद ये दिखता है। हाँ बिल्कुल, हार गए पापा। लगता है जैसे उनके अपने अनुभवों से निकली कहानी हो। कहानी का जो नायक है, कवि जी, वो अपनी रचनात्मकता और गांव की शांति से जुड़ा रहना चाहता है। लेकिन परिवार का, समाज का दबाव है कि शहर चलो, बच्चों का भविष्य बनाना है, उन्हें आईआईटी भेजना है, आईएएस बनाना है। हाँ, ये दबाव तो होता है। तो वो फंस जाता है। पत्नी की इच्छाएं हैं, समाज की उम्मीदें हैं, शहर का शोर है, दिखावा है, और दूसरी तरफ गांव की अपनी जड़ें हैं, शांति है। ये कश्मकश बहुत बहुत मार्मिक है। और कहानी का अंत तो वाकई झकझोर देता है, जब पिता का आदेश आता है और बच्चे चिल्लाते हैं, पापा हार गए। और कवि जी का वो स्वीकार करना, हाँ बेटे मैं सचमुच हार गया, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है। ये शायद एक पूरी जीवन शैली की, एक सोच की हार का प्रतीक बन जाती है। ये सवाल भी उठता है कि क्या शहरीकरण हमेशा तरक्की ही लाता है? उसकी कीमत क्या होती है? बिल्कुल, यही सवाल वो कहानी उठाती है। उनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ पता चलता है। हाँ, उनकी पत्नी पूनम ठाकुर जी, उन्होंने उनकी साहित्यिक विरासत को सहेजने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आपने हार गए पापा का जिक्र किया, तो उसका ऑडियो बुक संस्करण पूनम जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है। अच्छा। और ठाकुर जी की एक कविता है याद,
कहते हैं उन्होंने ये पत्नी के लिए लिखी थी जब वो बैंक की नौकरी के लिए परसाहट में थे और घर नहीं आ पा रहे थे। उसकी शुरुआती पंक्तियां कुछ यूं हैं, मेरा उत्तरी लहराया, तेरा आंचल लहराया होगा। बहुत खूब। और ये देखकर अच्छा लगता है कि उनकी विरासत अब डिजिटल रूप में ऑडियो बुक्स के जरिए भी जिंदा है। और ये भी सुनने में आया कि उनकी 9 साल की पोती आची चंद्रम, उन्होंने भी अपनी किताब प्रकाशित की है। जी हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वो साहित्यिक परंपरा आगे बढ़ रही है परिवार में। देखिए, बिहार की साहित्यिक परंपरा तो बहुत समृद्ध रही है। विद्यापति, दिनकर जी, रेणु जी, कितने ही बड़े नाम हैं। अनिल चंद्र ठाकुर उसी परंपरा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो कुल मिलाकर अनिल चंद्र ठाकुर एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने कई भाषाओं में लिखा, जिन्होंने हाशिए के लोगों को आवाज दी, बदलते ग्रामीण भारत की तस्वीर खींची और इंसान की जो अंदरूनी कश्मकश होती है उसे बड़ी गहराई से दिखाया। सही कहा। उनका काम हमें समाज पर, रिश्तों पर और जिसे हम तरक्की कहते हैं उसके असली मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। ठाकुर जी जैसे लेखकों द्वारा लिखे गए ये जो आम क्षेत्रीय जीवन के किस्से होते हैं, ये हमें बड़े सामाजिक बदलावों को और इंसान के उस जज्बे को जो कभी हार नहीं मानता, उसे समझने में कैसे मदद करते हैं। और आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जो इतनी ग्लोबल हो गई है, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य हमें कौन से अनूठे नजरिए दे सकता है जो शायद कहीं और न मिले।